नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं और उसमें हम लोग ने कॉमर्स वाले पार्ट्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग रेशियो एनालिसिस तक की टॉपिक कंटिन्यू चल रही है उसमें। और साथ ही हम लोगों ने कल से स्टैटिक्स वाला भी पार्ट्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन या कहें डिफिनीशंस पार्ट्स को देख लिए थे। आज जो आपका जो पार्ट्स है वो फंक्शंस हम लोग देखने जा रहे हैं और उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और विश्वास मानिए ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग चालू करते हैं स्टैटिकल मेथड। अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ मेथड दिया है और सिलेबस में फंक्शंस दिए हैं, तो इसमें कोई आपके गलतियां हो गई हैं। वास्तव ये है कि आपका जो भी क्रिया है या फंक्शंस है स्टैटिक्स के, वो सारे फंक्शंस को ही क्या किया जाता है, मेथड्स के थ्रू हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है स्टैटिकल का या मेथड होता है, वो अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा या कहें समांकों का संकलन। तो सबसे पहला कार्य स्टैटिक्स की जो शुरुआत ही होती है वो कहाँ से होती है, डाटा के कलेक्शन से। डाटा के कलेक्शन से ही स्टैटिक्स की शुरुआत होती है। जैसे हमने कल भी बताया था कि सांख्यिकी क्या है, डाटाओं से साथ खेलने का, यानी कि डाटाओं के साथ ही खेलने की एक क्रिया है, जैसे सिंपल में हम बताए थे। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्य ही क्या होता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उस डाटा को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी हम एक एक को बहुत ही डिटेल्स में समझाएंगे, पहले यहाँ पे आप लोग केवल देख लीजिए। फिर उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है या उसको व्यवस्थित की जाती है। फिर आप क्या करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन करते हैं या उसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर उसका विश्लेषण करते हैं और उसके बाद हम लोग उससे इंटरप्रेट करते हैं कुछ, और फिर बाद में हम लोग कोई चीज़ फॉरकास्ट करते हैं। तो ये तो आपके मुख्य क्या है, फंक्शंस हैं स्टैटिक्स में, जिसके दौरान या जिस क्रिया से क्या होके गुजरती है स्टैटिक्स। तो अगर हम लोग एक एक की बात करते हैं कि एक एक में क्या क्या कार्य करते हैं, तो उसके भी सब फंक्शंस हैं, फंक्शंस के भी सब फंक्शन हैं। तो उसी पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो अगर हम लोग सबसे पहला देखें तो दिया है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा। तो स्टैटिक्स में जो डाटा होती है उसको हम लोग दो तरीक़ों से कलेक्ट करते हैं, दो तरीक़ों से कलेक्ट करते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी डाटा या इसे हम लोग बोलते हैं, और एक होता है इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक डाटा, और एक को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डाटा या इसे हम लोग द्वितीयक डाटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो दो रूपों में कलेक्ट किया जाता है, या तो प्राइमरी रूप में होगा या तो सेकेंडरी रूप में होगा। अब ये प्राइमरी डाटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, इसको समझिए बहुत ही ध्यान से। तो होता क्या है कि जब कोई रिसर्चर या जो भी स्टैटिक्स या जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, तो आप अगर स्वयं क्या कहते हैं, ज़मीनी स्तर पे जाकर या कहते हैं फील्ड में जाकर खुद क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को क्या करते हैं, फिर आप ही प्रोसेस करते हैं। तो वो कैसे, वो सारे डाटा क्या कहलाते हैं, प्राइमरी डाटा कहलाते हैं। एज ए एग्जाम्पल अगर हम समझिए तो जैसे कि आप लोग क्या होता है, जैसे जनगणना होती है तो उसमें क्या किया जाता है, सारे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपका हर 10 साल में क्या होती है, जनगणना होती है, तो उसमें क्या होता है, आपके घर पे लोग आते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ, तो सरकार खुद क्या करती है, फील्ड में आदमी को भेजकर डाटा को कलेक्ट करती है। तो वही चीज़, वही डाटा क्या होती है, जब हम लोग कभी मेन फील्ड में जाकर खुद डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को प्रोसेस करके अपने काम में लगाते हैं, तो उसे हम सबको क्या बोलते हैं, उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। तो ये चीज़ प्राइमरी डाटा कहलाती हैं। बट सेकेंडरी डाटा क्या होती है, ये समझ लीजिए। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि हम लोग किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया रहता है पहले से, उस डाटा पर ही हम लोग वर्क जब करते हैं तो उसे हम लोग सेकेंडरी डाटा के रूप में समझते हैं। एज एग्जांपल समझिए कि जैसे न्यूज़पेपर्स कोई रिसर्च करती है या कोई जो आपकी मैगजीन्स होती है वो सर्वे करके आपको डाटा देती है, तो आप लोग क्या करते हैं, उस डाटा को एनालिसिस करके दोबारा जब कोई रिसर्च निकालते हैं या कोई
निष्कर्ष निकालते हैं तो वो सारी डाटा क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी डाटा होती हैं। तो एग्जाम्पल वे में अगर आप समझेंगे चीज़ों को तो और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगी। तो प्राइमरी डाटा ऐसी डाटा होती हैं जो सर्वर से यानी कि फील्ड में जाके खुद डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और सेकेंडरी डाटा वो होती हैं जो वास्तव में क्या होती है, किसी दूसरे उद्देश्य से या किसी दूसरे कार्य के लिए क्या की गई होती हैं, कलेक्ट की गई होती हैं, बट बाद में आप किसी अन्य कार्य के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, तो वो सारी डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाती हैं। अब अगर हम लोग प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के कुछ कमियां या दोष समझ लें, तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही बहुत ज़्यादा क्या होता है, टाइम लगता है। जैसे आप लोग जनगणना देखते हैं तो 3 से 4 महीने तक क्या होती है, डाटा को कलेक्ट करने में लग जाते हैं, और फिर भी साथ में वहाँ पे क्या होता है, बहुत से ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, हर आदमी को लगाना, हर आदमी को सैलरी देना, इसमें क्या होता है, इस तरह प्राइमरी डाटा क्या होता है, बहुत ही महंगा डाटा होता है, बहुत ही महंगा डाटा होता है, और कलेक्ट करने में और समय के साथ साथ पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। पर सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि ये समझ लीजिए पका पकाया खाना है, उसको बस आपको क्या करना है, खाना है और उसका स्वाद बताना है, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। ऐसा नहीं है कि ये पका पकाया खाना ही है, बट वास्तव में इस पर भी आपको काम करने पड़ते हैं, इसमें से भी आपको सही चीज़ों को निकालनी पड़ती है। पर यहाँ पे जो प्राइमरी डाटा होती है उसको आपको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और समय और पैसा खर्च होता है, पर सेकेंडरी डाटा में ऐसा नहीं होता है। तो इसके कुछ फ़ायदे तो हैं, पर इसके कुछ दोष भी हैं सेकेंडरी डाटा के, कि ये आपको सही निष्कर्ष तक ले जाने में नहीं ले जा पाता। इसीलिए आप सेकेंडरी डाटा पर तभी विश्वास करिए जब आपकी रिसर्च इतनी ज़्यादा वाइड ना हो और आपको एकदम सही पहलू तक ना जाना हो। अगर आपको एवरेज रिजल्ट चाहिए तो आप सेकेंडरी डाटा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो कलेक्शन ऑफ डाटा में पहला काम यही होता है आपका, यानी स्टैटिक्स में कलेक्शन ऑफ डाटा। और हमने बताया कि डाटा 2 तरीके से कलेक्ट की जाती है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। इसके भी क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या दोष हैं, ये सारे चीज़ हम लोग देख लिए। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कार्य क्या किया जाता है, डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है मतलब समांकों की व्यवस्था की जाती है। अब जैसे कि आप लोग या तो प्राइमरी डाटा से या तो सेकेंडरी डाटा से किसी भी चीज़ से डाटा को कलेक्ट कर लिए, अब उस डाटा को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज में जो सबसे पहला, ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि उस डाटा को व्यवस्थित करना। व्यवस्थित का मतलब क्या है, जैसे कि आपको कोई पजल्स दे दिए जाए, जो पजल्स बचपन में खेले होंगे तो वो टूटी फूटी रहती है, अगर आप उसको क्या किया जाए कि एक कोई चित्र बनाइए तो उसको व्यवस्थित करना पड़ता है, तो एक कौन सा कोई डायग्राम बन जाता है। तो वही की तरह आपके जो कहते हैं डाटा होते हैं, वो जब आप कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, बहुत ही व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसको हमको व्यवस्थित करना पड़ता है। तो इस व्यवस्थित क्रम में हम जो सब अलग अलग कार्य करते हैं, तो उसमें सबसे पहला कार्य ही होता है, हम लोग उस डाटा को क्या करते हैं, वैलिडेशन देखते हैं। वैलिडेशन देखते हैं का मतलब ये है कि उसकी वैधता को हम लोग परखते हैं, वैधता को परखते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ वैलिडेशन से ये है कि जो डाटा हम कलेक्ट किए हैं वास्तव में वो वैलिड है कि नहीं है, हमारे जिस ऑब्जेक्ट या उद्देश्य के लिए हम लोग चीज़ें कलेक्ट किए हैं ये डाटा, क्या वो काम के लिए हमारे होगा भी कि नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको किसी की सैलरी, किसी आपके शहर की आय के बारे में पता करना है, तो आप सैलरी वाला डाटा कलेक्ट करेंगे, ना कि आप क्या करेंगे कि किसी की भूख के चीज़ों को देखेंगे या किसी के अन्य चीज़ों की डाटा कलेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे हमको वही डाटा को लेना होगा जो हमें, जिसका रिजल्ट हमको निकालना होगा। तो यही चीज़ हम सबसे पहले यही करते हैं। अगर डाटा को हम लोग पहले वैलिडेट ना करें और फिर उसके बाद की काम कर लें, तो बाद में क्या पता चलेगा, वो डाटा वैलिड है नहीं, तो वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहला कार्य वैलिडेशन का करते हैं। दूसरा काम अगर हम लोग देखें तो वैलिडेट के बाद हम लोग इसको एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करते हैं, जैसे कि आप लोग इसको, हम लोग एडिटिंग का मतलब यहाँ पे संपादन होता है। जैसे आप लोग जानते हैं
कि जब पिक्चर वगैरह शूटिंग होती है तो वहाँ पे भी क्या होती है, एडिटिंग होती है। ऐसा तो है नहीं कि जो रिकॉर्ड किया जाता है वही आपको दिखा दिया जाता है, वहाँ पे भी बहुत चीज़ें काटी जाती है, छाटी जाती है। उसी तरह जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसमें से भी बहुत सी रॉ चीज़ें होती हैं, बेकार चीज़ें होती हैं, जिसको हम लोग क्या कर देते हैं, एडिट करके हटा देते हैं। जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं उसको हम काट के छाँट के निकाल देते हैं, जो मेन काम की चीज़ें होती हैं उसको हम लोग एडिट करके रख लेते हैं। फिर तीसरा काम हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, वर्गीकरण। यहाँ पे जगह कम है, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पर क्या कर देते हैं, उनका वर्गीकरण कर देते हैं। मतलब जैसे कि अगर हमने कोई डाटा कलेक्ट किया किसी गांव का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कितने लोग पुरुष के डाटे हैं, कितने लोग इस महिला के डाटा है, कितना बच्चों का डाटा है। तो ऐसे ऐसे हम लोग करके क्या किए, उसको वर्गीकृत कर लिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस में आपका जो आता है वो है चौथा आपका टैबुलेशन करना। टैबुलेशन करना, तो टैबुलेशन का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, या हम लोग कहें सारणीयन करना हिंदी में। तो सारणीयन का मतलब ही क्या होता है, इसकी सारणी बना देना। सारणीयन का मतलब क्या है कि हम लोग इसको रो और कॉलम में क्या कर दें, रख दे। तो इसी का मतलब क्या होता है, टैबुलेशन करना या सारणीयन करना होता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हम लोग ये क्वेश्चंस पूछता है। आपको ये ध्यान दीजिएगा, आपकी सीक्वेंस दी रहती है, लिखा रहेगा कि समांकों की व्यवस्था कैसे कैसे चरणों में की जाती है। तो आपको ये चरण याद रखिएगा। सबसे पहले आपका वैलिडेशन होता है, फिर एडिटिंग होती है, फिर क्लासिफिकेशन होती है, फिर टैबुलेशन होता है। तो इस चीज़ को आप लोग सीक्वेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग देखें, तीसरा काम क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन। अगर हम लोग देखें तो तीसरा आपका प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं। तो प्रस्तुतिकरण क्या होती है, प्रदर्शन क्या होता है, ये समझ लीजिए। देखिए, जब हम लोग अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा समझ लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम लोग जब प्रदर्शन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं उस डाटा को, तो उसको हम लोग 3 तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रदर्शन करते हैं। पहला क्या होता है, हम लोग इसका स्टैटिकल टेबल बना लें। स्टैटिकल टेबल बना लें, या सिंपली हम लोग इसको टेबल लिख लेते हैं। हम लोग इसको टेबल फॉर्म में, जैसे कि आप लोग सवाल कभी लगाए होंगे, तो आपको जो सवाल मिलते होंगे या तो टेबल फॉर्म में मिलते होंगे, या तो आपका क्या होगा, वो डायग्राम में होता है। डायग्राम्स में हम लोग इसको कर लेते हैं, नहीं तो आपका क्या हो जाता है, उसे हम लोग ग्राफ में शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक स्टैटिकल डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। या तो वो टेबल फॉर्म होगा, या तो डायग्राम में होगा, या तो ग्राफ में होगा। तो प्रेजेंटेशन के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के। पहला हम लोग उसको डाटा टेबल फॉर्म में ऐसे शो कर देते हैं। फिर आपका डायग्राम वे में, डायग्राम का मतलब यही समझिए, जो हम लोग आप कभी देखे होंगे एक्सेल वगैरह में हम लोग डाटा जब बनाते हैं तो आपको दिखता होगा। और या ग्राफ का मतलब हम लोग कोई ग्राफ बना लें, जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे, रेखा गणित वगैरह में ग्राफ बना के हम लोग प्रेजेंट करते थे। तो वही तरह आपका डाटा को हम लोग 3 तरीकों से प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आपका प्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इस प्रेजेंटेशन के बाद जब हम लोग क्या करते हैं, आपका चौथा जो आपका काम आता है वो है आपका एनालिसिस करना। अब एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, ये समझ लीजिए। जैसे कि आप लोग सवाल लगाते होंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, मीन कभी लगाए होंगे, कभी मीडियन लगाए होंगे, कभी सेंटर टेंडेंसी निकाले होंगे, या तो आप लोग अपकिरण किए होंगे, या स्क्वीनेस, ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें आप लोग स्टैटिक्स में पढ़े होंगे। बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जब हम लोग डाटा को प्रेजेंट कर दिए तो उसी डाटा का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो उस डाटा को एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं। उस डाटा को एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं। अब वो टूल्स आप सभी लोगों को पता है। जैसे कि आपका मुख्य रूप से हम लोग जैसे टूल्स की बात करें तो आपका सेंटर टेंडेंसी हो गया, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। या क्या हो गया, डिस्पर्सन्स हो गए, विषमता हो गई, अपकिरण हो गई, फिर स्क्वीनेस हो गया आपका, फिर आपका क्या हो गया, गुण संबंध हो गए, या कहें हम लोग आपके स्क्वीनेस, फिर आपके डिस्पर्सन, स्क्वीनेस, और साथ में आपका
क्वालिटी बेस हम लोग क्वालिटाइन निकालते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं इसका स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह निकालते हैं या डेविएशन कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये सारी टूल्स जो हैं इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं और उसका क्या हम लोग कोई क्रक्स या कोई निष्कर्ष ले आके सामने रख देते हैं। तो जो निष्कर्ष आ जाता है वही क्या कहलाता है, आपका निर्वचन। निर्वचन का मतलब ही क्या होता है, आपका निष्कर्ष निकालना। तो विश्लेषण करके जो भी हमने डाटा का निष्कर्ष निकाला उसको अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रिटेट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग सांख्यों का विश्लेषण जब करते हैं तो वो समांक विश्लेषण करने तक ही सीमित नहीं होता है। अगर हम लोग उसका निष्पक्ष रूप से कोई उसका रिजल्ट ना निकालें या उसका कोई परिणाम को हम लोग सही डायरेक्शन में ना ले जाएं तो उस विश्लेषण का कोई औचित्य नहीं बचता है। तो विश्लेषण के बाद हम लोग इस क्या करते हैं, निर्वचन का काम करते हैं। निर्वचन के काम में बस आप इतना ही समझिएगा कि हम लोग निष्पक्ष रूप से क्या करते हैं, एक रिजल्ट की ओर डिसीजन देते हैं। तो ये आपका निर्वचन का काम हो जाता है। इसके बाद जो आखिरी काम बचता है वो है आपका पूर्व अनुमान। यही आपका मेन क्या होता है, जो भी आप निष्कर्ष प्राप्त करते हैं उसी निष्कर्ष के आधार पर आप क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग करते हैं। और इस पूर्वानुमान में हम लोग क्या करते हैं, इस निष्कर्ष को और जो पहले भूत में या कह सकते हैं पास्ट में जो भी गतिविधियां हो गई होती हैं उन दोनों को साथ में लेकर क्या करते हैं, एक नया डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग इन सभी चीज़ों को अगर आप एक साथ लेकर समझें तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे वेदर फॉरकास्ट होता है तो उसमें क्या किया जाता है, हम लोग चीज़ों को एनालिसिस करते हैं कि कितनी हवाएं चल रही हैं, कितनी गर्मी है, कितनी चीज़ें हैं, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। और उस निष्कर्ष के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूसरे पहले दिन की या दूसरे दिन की भी चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ फॉरकास्ट करते हैं कि कल बारिश होगी, कितनी तेज होगी, कितनी मात्रा में होगी। तो इससे क्या होता है, हम लोग फोरकास्ट करते हैं। इसी तरह हम लोग बिजनेस में भी करते हैं, चीज़ों को हम लोग करंट से चीज़ें पहले एनालिसिस करते हैं और साथ ही हम लोग पास्ट के सेल्स हो गए, प्रोडक्शंस हो गए, उनको भी हम लोग ध्यान में रखकर कोई नई चीज़ का फोरकास्ट करते हैं। तो कुल चीज़ें, मेथड्स आपके जितने भी हमने यहाँ पे बताया वो सारे आपके क्या थे, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी चीज़ें यहाँ पे देखी ये हर क्रिया में, हर स्कोप में होता है या हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो बिजनेस का हो या आपका साइंस हो या आपका इकोनॉमिक्स हो, हर जगह इतनी क्रियाओं को स्टैटिक्स में किया जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने स्टैटिकल मेथड में ये आपकी रीतियों को समझ लिए हैं। आगे हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टैटिक्स के दूसरी चीज़ें लेके आएंगे। तो आशा करते हैं आज आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और साथ ही आपको इसमें से अगर कोई सवाल हो या कुछ भी आपके कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा ज़रूर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जो भी यूपीएससी एसओ की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करने की हेल्प करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।